सुनिए ध्यान से। हाँ जी पूछें। डेबिट बैलेंस का मतलब कि डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड बड़ी है। डेबिट बैलेंस का मतलब कि बीडी डेबिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब बीडी क्रेडिट में लिखा हुआ है। सुनिए ध्यान से। जर्नल प्रॉपर वाला अकाउंटेंट 1, अकाउंटेंट 2, कैशियर, इसी के नीचे अकाउंटेंट 3, पेटी कैशियर। मतलब सर मेन जो है वो कैशियर दो ही है कंपनी, अकाउंटेंट दो ही है कंपनी के अंदर। अकाउंटेंट 1 जिसका नाम है जनरल प्रॉपर का रजिस्टर लेके बैठा हुआ, अकाउंट का नाम तो अकाउंटेंट ही है। अकाउंटेंट 2 जिसका नाम है कैशियर, जो कैश बुक लेके बैठा हुआ है। सुनिए ध्यान से। चलिए बिजनेस स्टार्ट हुआ, ट्रांजैक्शन बहुत कम थी, सिर्फ A1 अकाउंटेंट 1 था जो सारी ट्रांजैक्शन अपने जर्नल में रिकॉर्ड कर रहा था। जब काम का बर्डन बहुत ज्यादा हुआ तो दूसरा अकाउंटेंट रखा गया जिसका नाम रखा गया कैशियर, और कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन वहां डाइवर्ट कर दी, ये बची हुई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। इससे काम का बर्डन बढ़ गया। अब A1 जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम कर पा रहा है, हड़बड़ी नहीं हो रही। लेकिन क्या बिजनेस वहीं पर रुक जाएगा? क्या बिजनेस नहीं बढ़ेगा और ब्रांचेस नहीं खुलेंगी और फैक्ट्री नहीं खुलेंगी, बिजनेस और बढ़े जा रहा है। अब कैश बैंक की ट्रांजैक्शन डाइवर्ट करने के बावजूद भी अकाउंटेंट 1 बिजी है, उसके पास काम बहुत ज्यादा है, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। मतलब अब एक ऐसी नीड आ गई कि भैया 2-3 अकाउंटेंट से काम नहीं चलेगा, 4-5 अकाउंटेंट रखें। तो फिर ढूंढा गया, सोचा गया सर ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, हम नए अकाउंटेंट को वो वाली ट्रांजैक्शन दे देंगे। तो बांटी गई सर यहां से 2 ट्रांजैक्शन, परचेज की और सेल्स की। सर परचेज तो बार बार होती रहती है बिजनेस में, गुड्स बिकते हैं, सेल भी बार बार होती रहती है बिजनेस में। तो ये नीड आई कि इन 2 ट्रांजैक्शन के लिए 2 अकाउंटेंट अलग रख लो। हम अकाउंटेंट नंबर 3 इसको नाम दे देता हूं, पेटी कैशियर जरूरी नहीं हर कंपनी के अंदर हो, इसको भी स्किप करते हैं जी। और अकाउंटेंट नंबर 4, अकाउंटेंट 3 को रखा गया, उसको बोला गया भाई तुम्हें पूरे दिन कुछ नहीं करना, एक रजिस्टर पकड़ लो और जब भी इस बिजनेस के अंदर परचेज हो इसमें लिख देना। सर उधार में तो भी जब भी परचेज है तो लिख देना। समझ में आ गई बात? जो चौथा अकाउंटेंट रखा गया उसको बोला गया भाई पूरे दिन कुछ नहीं करना आपको, जब भी सेल हो तो आपको अपने रजिस्टर में लिख लेना है। समझ में आ गई जी बात? तो अकाउंटेंट 1 के पास क्या काम है, जो अकाउंटेंट 1 के पास काम क्या बच गया, जो ये 3 नहीं करेंगे वो बचा हुआ ये करेगा। अकाउंटेंट 1 क्या करेगा, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा जो ये 3 नहीं करते, बाकी बची हुई ट्रांजैक्शंस ये रिकॉर्ड करेगा। तो हमारी बात, तो अकाउंटेंट 1 इसका नाम है, जिसके पास रजिस्टर है जर्नल प्रॉपर, वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा एक्सेप्ट दिस 3। कैशियर सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा कैश वाली। तो आपके जो डाउट्स आ रहे हैं दोस्त, अभी मेरे कंप्लीट समझाने दो मेरे को, जो आपके माइंड में डाउट आ रहे हैं उसको अपने अंदर रखो। डाउट बताया भी ना भेजूंगा नहीं मैं, लेकिन आप मेरे को समझाना है कॉन्सेप्ट। एक बार क्या होता है मैं समझा रहा हूँ तो एक स्टेप बाय समझा रहा होता हूँ, मुझे मान लो कोई बात 10वें नंबर पे समझानी, वो 10वें नंबर पे ही समझाऊंगा। लेकिन अगर आपका डाउट जो है ना वो 12th नंबर वाला 2nd नंबर पे आ जाता, तो बाकी बच्चे सुनते हैं कि अरे क्या पूछ लिया इसने, हाँ कैसे हो गए, तो बताया नहीं सर ने। तो मैं जब टॉपिक मेरी सारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं तो मैं 90% श्योर हूं कि आपका डाउट रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं कि मुझे आइडिया के डाउट आ सकते हैं। उसके बाद भी डाउट नहीं तो पूछ लीजिए, मैं बोलता हूँ कि आप टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप कुछ किसी को पूछना है, मैं बोलता हूँ ना हर 10 मिनट के बाद इसको जो पूछना है पूछ लीजिए, तो उसका वेट क्यों नहीं करते। सुनिए वापस, 4 अकाउंटेंट हमारी कंपनी के अंदर, इसको जिम्मेदारी दी गई है सारी कैश की ट्रांजैक्शन, कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन तुम रिकॉर्ड करोगे, कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसको दिया गया काम सारी सेल्स की ट्रांजैक्शन तुम रिकॉर्ड करोगे और कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसको काम क्या दिया गया है, सारी परचेज की ट्रांजैक्शन तुम रिकॉर्ड करोगे और कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। और जर्नल प्रॉपर वाला क्या करेगा, जो ट्रांजैक्शन बच गई वो ये रिकॉर्ड करेगा। ध्यान रखिए बात, समझ में आ गया? अब सुनिए ध्यान से। सर चारों अकाउंटेंट बैठे हुए अपनी अपनी जगह पर, सामान बेचा राम को, उधार में सेल हुई, तो बाकी 3 अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, ये रिकॉर्ड कर ले सेल बुक वाले। गुड्स परचेज करा शाम से, उधार में परचेज हुई है, तो बाकी 3 अकाउंटेंट बैठे रहे, ये रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक वाले। उसके बाद सामान बेचा सोहन को कैश में। अब सुनिए ध्यान से, अब ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं,
कैशियर कहता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन मैं रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि पैसा आ रहा है, सामान बेचा, पैसा हाथ के आता है। सेल बुक वाला कहता है कि मैं तो सिर्फ सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूं, वो भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो करूंगा क्या फिर मैं? तो ये ट्रांजैक्शन तो मैं ही रिकॉर्ड करूंगा। मतलब हमने काम बांट तो दिया, लेकिन इस तरीके से नहीं बांटा कि कोई काम बिगड़े ना, ये तो काम बिगड़ गया। अब दोनों फाइट करते हुए जाते हैं जी बॉस के पास। सेल बुक वाला कह रहा है मुझे लिखने नहीं दे रहा, जबकि सेल है ये। कैश बुक वाला कह रहा है मुझे लिखने नहीं दे रहा क्योंकि कैश है इधर। तो बहुत सोचा, दिमाग लगाया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए। सब कुछ सोचने के बाद, विचार करने के बाद इसका काम दिया गया कैश बुक वाले। तो अकाउंटेंट को बुलाया और कैश बुक वाले को कहा कि इसको आप लिखोगे, सेल बुक वाले को मना कर दिया आप नहीं लिखोगे। देखो उसके पीछे एक छोटी सी वजह ये थी कि कैश बुक वाले को एट द एंड ऑफ द डे कैश टैली करना होता है, कैश काउंट करना होता है। अगर पैसा आया और कैश बुक वाला नहीं लिखेगा, सेल बुक वाला लिखेगा, तो कैश बुक वाला कैश टैली कैसे करेगा? इस वजह से ये काम दिया गया कैश बुक वाले को। तो सेल बुक वाले को बुलाया, सेल बुक वाले को बुला करके ये बोला कि अब सुन लीजिए, आपको कहा गया था ये रिकॉर्ड करना है, अब आपको बोला जा रहा है कि आपको ये रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट सेल्स, नॉट सेल्स, जस्ट क्रेडिट सेल्स। ठीक सर, ये लड़ाई कल परचेज और कैश बुक वाले के बीच भी हो सकती है। गुड्स खरीदे हमने और पैसे हैंड टू हैंड दे दिए। परचेज बुक वाले का कहेगा कि मैं लिखूंगा क्योंकि परचेज है, कैश बुक वाला कहेगा मैं लिखूंगा क्योंकि कैश जा रहा। लड़ाई कल हो सकती है, इसलिए आज ही हमने परचेज बुक वाले को बुला लिया और उसे बोला कि आप सिर्फ क्रेडिट परचेज की रिकॉर्डिंग करोगे, सारी परचेजेस की नहीं। क्लियर हो गई बात? यस सर। अच्छा सर, परचेज वर्ड हम किस किस परचेज के लिए इस्तेमाल करते हैं? सर गुड्स, सिर्फ गुड्स। सेल वर्ड हम किस किस सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ गुड्स। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली। अब सर समझ में आ गई क्लियरली बात हमें कि गुड्स की परचेज है उधार की तो परचेज बुक, गुड्स की परचेज है कैश की तो कैश बुक, मशीन की परचेज है कैश की तो कैश बुक, कैश बुक, मशीन की परचेज है उधार की तो कैश परचेज बुक, जर्नल प्रॉपर। तो बात सुनो, मशीन की परचेज है उधार की, तो मशीन की परचेज है यहाँ तो नहीं आएगी, नो सर, कैश में उधार में यहाँ तो नहीं आएगी, नो सर। तो जो बची हुई जगह वो यही तो है। समझ आ रही है बात? फर्नीचर बेचा कैश में, किधर लिखूं? कैश बुक, कैश बुक। फर्नीचर बेचा उधार में, किधर लिखूं? जनरल प्रॉपर। गुड्स बेचे उधार में, किधर लिखूं? सेल्स बुक। गुड्स बेचे कैश में, किधर लिखूं? कैश बुक, क्लियर अच्छे से? यस सर। कि सर हम जब भी क्वेश्चन के अंदर कैश दिख जाए अगर, कैश बुक, तो पक्की बात है कैश बुक। जब भी क्वेश्चन में परचेज दिख जाए तो हमें तीन चीज चेक करनी है, परचेज गुड्स की है कि नहीं, परचेज कैश की है कि नहीं, परचेज क्रेडिट की है कि नहीं। समझ में आ रही है बात? ध्यान रहेगा? हाँ जी। सर जैसे सर उसकी सर मशीन की शॉप और सर मशीन में सर जैसे तो गुड्स है ना उसके लिए, वो तो मशीन थोड़ी ना बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे उसको। सर आपने जो बोला कि हम मशीन में सर उसको सर वो उसमें भी तो आ सकती है परचेज में। अरे दोस्त, फिर तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊंगा ना आपको। क्वेश्चन में आया फर्नीचर की परचेज करी, तो आप आंसर में परचेज अकाउंट लिखा है, सर मैं मान रहा हूँ कि परचेज फर्नीचर की दुकान है हमारी। एक जनरल प्रिजम्पशन तो यही रहेगी कि फर्नीचर गुड्स नहीं, एक नॉर्मल एसेट है कि नहीं है। हर आंसर उसके हिसाब से देकर के आएंगे हम। जो भी आइटम लिखी उसको अगर हम गुड्स मानने लग जाएं फिर तो हर आइटम गुड्स हो सकती है। एक जनरल प्रिजम्पशन मशीनरी या सेट है, गुड्स नहीं, जनरल प्रिजम्पशन अगर स्पेशली है तो लिखा जाए क्वेश्चन के अंदर। मतलब गुड्स के लिए गुड्स ही यूज होते हैं। करेक्ट, मतलब गुड्स के लिए गुड्स यूज होते हैं। सारा कंपोनेंट भी दिखाया है। पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड पीरियोडिकली टू द। सर परचेज बुक का टोटल तो परचेज अकाउंट में लिखेंगे। परचेज एक्सपेंस होता है कि रेवेन्यू? एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? डेबिट। ये ऑप्शन आंसर है, यस डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। ठीक है,
क्वेश्चन 2, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ढूंढो फटाफट से। ऑप्शन बताओ। सी ऑप्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। उधार भी होना चाहिए, परचेज भी होनी चाहिए, गुड्स भी होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, फिक्स्ड एसेट मतलब मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये खरीदा है हमने और उधार में खरीदा है, कहां लिखेंगे, जर्नल का ऊपर में। सर यहाँ पर मैं उधार की जगह कैश कर दूं तो कैश बुक, फिक्स्ड एसेट की जगह गुड्स कर दूं तो परचेज बुक। फोर्थ क्वेश्चन, एक सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीदा है उधार में, कहां लिखूं, जर्नल में। फिफ्थ क्वेश्चन, परचेज रिटर्न, सही अलग टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, इसको स्किप कर देते हैं। और टॉपिक पर आ गए हम सेल्स बुक में। पहला क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज। देखिए चैप्टर 7 पढ़ेंगे जी, वाउचर। बिल को इनवॉइस भी कहते हैं। तो जब हम सेल करते हैं तो हमें बिल मिलता है कि हम बिल देते हैं, बिल देते हैं। बायर बिल लेता है ना, सेलर तो बिल देता है। तो अब ढूंढो कौन सा आंसर ऑप्शन होगा, इनवॉइस रिसीव या इनवॉइस सेंट, इनवॉइस सेंट, बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, टोटल जो सेल बुक का होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, टोटल सेल या उधार वाली सेल, उधार वाली सेल। सेल बुक में सिर्फ उधार वाली सेल आती है, बी ऑप्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सेल्स बुक का टोटल कहां पोस्ट किया जाएगा, सेल बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा। सेल्स रेवेन्यू होता है कि एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट। दो ही आइटम का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट और एक्सपेंस, बाकी सबका क्रेडिट। सेल्स रेवेन्यू और क्रेडिट बैलेंस, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, मशीनरी बेची उधार में, कहां लिखोगे इसको, जर्नल में। फिफ्थ क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ द सेल्स डे बुक। इस 25,000 5,000 रुपए रिकवर हो गए डेटर से, तो डे बुक का बैलेंस कितना ट्रांसफर होगा, सर डेटर से कैश मिला है तो क्या मैं सेल बुक में लिखूंगा कहीं पर, नहीं लिखूंगा। सेल बुक में तो 25,000 है, 25,000 ही पोस्ट होगा, 25,000 आंसर है। 25,000 सर जनरल में होएगा ना, रिकवर्ड वाला कैश बुक। सिक्स्थ क्वेश्चन जी, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं डेटर और बीआर के लिए। ट्रेड रिसीवेबल वर्ड के अंदर ये समरी आ जाती है साइड एड्रेस की। मान लीजिए मुझे 50 लोगों से पैसे लेने हैं तो 50 लोगों को एक वर्ड में ट्रेड रिसीवेबल बोलूंगा, ठीक है जी। तो मान लीजिए मैं राम श्याम मोहन सबको सामान बेच रहा हूँ, सब में अगर मैं डेटा वर्ड लिखने लग जाऊं तो पता लगेगा ना किससे नाम पैसे लेने हैं। फिर राम के लिए राम वर्ड लिखूंगा, श्याम के लिए श्याम वर्ड लिखूंगा, समझ में आ रही है बात। तो जब मैं पूरे साल के अंदर जो बैलेंस जो समरी बनाते हैं जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, उसमें अगर मैं 50 के 50 नाम लिखे होंगे तो बहुत लंबी बैलेंस शीट बन जाएगी, 2 पेजों की। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इकट्ठे लिख देते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल 50,000 या 5 लाख रुपए, सबका नाम इकट्ठे जोड़ करके। तो ट्रेड रिसीवेबल हम रिप्रेजेंट करते हैं एट द एंड, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि रिकॉर्ड तो हर एक का नाम अलग अलग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी नॉट रिकॉर्डेड। 7th क्वेश्चन में भी सेल्स टैक्स है, इसको चैप्टर जीएसटी में करेंगे। चैप्टर नंबर 12 लिख दीजिए इसको। चलिए जितना करते हैं आज। कल सवेरे आपको आना है 1 बजे, चैप्टर नंबर 9 लेक्चर कराया जाएगा।